हाँ जी, चैप्टर नंबर 12 नाम है एटम्स। इसमें बेसिक जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है इस बारे में हम इंक्वायरी करेंगे, प्रोब करेंगे। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है चैप्टर, थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड बोर मॉडल, है ना, वही सब यहाँ पे भी है। तो आपका रिवीजन हो रहा है केमिस्ट्री का और फिजिक्स में। ठीक है, तो एटम के अंदर क्या क्या है, इसके लिए 3 मेन मॉडल्स हमें पढ़ने हैं। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, सेकंड रदरफोर्ड मॉडल, और तीसरा बोर मॉडल। एटम के 3 मॉडल्स देने की क्या जरूरत है, एक से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ, हिस्टोरिकली मतलब डेवलपमेंट होता है, तो आपके पहला मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कमियां हुई तो अगला आया, फिर अगला आया, ऐसे ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने की, वो इसी प्रोसेस से हुई है। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में किसी को पता है तो बता दें एक बार, बताएं बेटा। उल्टा बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, ठीक है, आप लिखें हेडिंग, ये तीनों लिखना चाहे लिख लें, तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल हेडिंग डालें, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल लिखें। पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज is distributed throughout the atom positive charge is distributed throughout the atom like red edible part of watermelon, red edible part of watermelon। भूई बंधता नहीं आ रही, सैटरडे को नहीं आई थी, क्या बात हुई, बात नहीं हुई आपकी। फर्स्ट पार्ट डन, सेकंड लिखें, नेगेटिव चार्ज इज एम, आई थी, नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड लाइक सीड्स। आपका ऐसा है, वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट है, आपका पॉजिटिव चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच में आपके जो सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरह हैं, ऐसा थॉमसन ने बोला। थॉमसन के मॉडल के बाद आपका आता है रदरफोर्ड मॉडल, जो कि अपने आप में एक काफी सब्सटेंशियल लीप है फ्रॉम दिस मॉडल। तो आप हेडिंग डालें रदरफोर्ड मॉडल। पहले समझ लेंगे एक बार क्या है, उसके बाद लिखेंगे। रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहले एक थिन गोल्ड फॉयल ली गई, एक थिन गोल्ड फॉयल, और किसी सब्सटेंस से आपने कुछ तो अरेंजमेंट किया जिससे आपने अल्फा पार्टिकल्स की बीम, अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, He2+, He2+24 आपका इसका नंबर रहता है। अल्फा पार्टिकल्स को आपने यहां बम्बार्ड कराया, और थिन गोल्ड फॉयल का मतलब है आपने उसको इतना थिन कर देना है कि उस लेयर में एक एटम की लेयर ही हो, सिंगल एटम की लेयर हो, उसके बाद सेकंड लेयर ना हो, सिंगल लेयर। ये आइडियल केस है। आप बहुत थिन करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी लेयर्स रह जाएंगी, बट हमारा मकसद क्या है कि कम से कम हो जाए। आइडियली
वी वांट सिंगल लेयर ऑफ एटम्स, इसलिए हमने थिन गोल्ड फॉइल लिए। यहां से अल्फा पार्टिकल्स को जब यहां बम्बार्ड कराया गया और यहां पे आपका इसके सामने डिटेक्टर है, डिटेक्टर का मतलब है जो अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाए, ये डिटेक्टर आपका, ये डिटेक्टर जो है ये रोटेट कर सकता है, ये डिटेक्टर यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। जब आपने पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया तो ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, आपके मैक्सिमम पार्टिकल्स है ना मोर देन 99%, अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम पार्टिकल्स आपके डेविएट हुए, ऐसा नहीं कि कोई डेविएट नहीं हुआ, पार्टिकल डेविएट भी हुए, जो स्ट्रेट गए उनको इस वाले डिटेक्टर ने काउंट किया, जो यहां से बेंड हुए उनको फिर जो बाद में अलग जगह पे डिटेक्टर लगा हुआ है उसने डिटेक्ट किया। ऐसे करके ये पाया गया कि जो पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं या डेविएट हुए हैं, डेविएटेड पार्टिकल्स या स्कैटर्ड पार्टिकल, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो रिकॉइल होके वापस भी आए, है ना, 180 डिग्री पे भी आए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स केम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा भी हुआ। अब देखो थॉमसन ने बोला था कि एक तरबूज है और उसके अंदर आपका पॉजिटिव जो पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज बीजों की तरह है। अब अगर ऐसा होता, वो तरबूज होते और यहाँ से आप कुछ फेंक रहे हैं, कंचा फेंक रहे हैं, तो तरबूज से टकराती, आर पार नहीं पहुंचती। अब ये बोल रहे हैं कि भैया मैंने ये पाया कि 99% केसेस जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो निकल गए आर पार, इसका मतलब उसके बीच में स्पेस रहा होगा, है ना। तो अपने एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव पार्ट इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ एटम। मोस्ट ऑफ, मैं लिखाऊंगा सारी बातें कि मोस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। सबसे बड़ा जो चेंज है उसका वो यही है, उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसने कहा कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे यानी न्यूक्लियस पे बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करके वहां पे रखा गया है। अब ये बताओ, अगर ये बात तो समझ गए हम कि अगर एटम खाली है लगभग, दूसरी बात उसने बोली इसके अलावा कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व इन ऑर्बिट, ऑर्बिट्स अराउंड पॉजिटिव चार्ज। ये दो बातें मेन है उसकी, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया जो सेंटर पे रखा है और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का। जब आपने बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल तो डेविएट क्यों हुआ, क्या किस कारण से डेविएट हुआ होगा? वो पॉजिटिव चार्ज था, जो पार्टिकल इसकी बिल्कुल पास से गुजरेगा, बिल्कुल बिल्कुल सामने जाएगा, मान लो ये वाला पॉजिटिव पार्टिकल है, बिल्कुल सामने जाएगा तो वो उसको रिपेल कर रहा होगा और उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, एक टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर रिपल्शन वापस भेज देगा। तो ये थर्ड जो मैंने लिखा है कि कुछ पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स केम बैक, वो बिल्कुल सामने गए थे उसके और वापस आ गए। कोई पार्टिकल हल्का सा ऊपर होगा तो जब उसके पास से गुजरेगा, उसका डिस्टेंस जब कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी
substantial, in that case it will deviate its path, deviate कर देगा. लेकिन जो पार्टिकल बहुत दूर से जाएगा उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो सफिशिएंट नहीं है उसको डेविएट करने के लिए, बेंड करने के लिए, स्कैटर करने के लिए. ठीक है, तो यहां से उसने कंक्लूड किया कि भैया सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा है. इसको लिखेंगे आप. रदरफोर्ड designed an experiment to understand the interior structure of atom. बुलेट्स पॉइंट में नोट करते रहेंगे. सेकंड पॉइंट, a beam of 5.5 million electron volt, MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां लिख रहा हूं 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मिलियन, 1 मिलियन. इसका मतलब ये होता है कि 5.5 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. A beam of 5.5 MeV alpha particles, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स के He2+24, is directed towards thin foil of gold. Thin foil of gold of thickness 2.1 into 10⁻⁻7 मीटर. ठीक है, बहुत थिन ली उसकी थिकनेस दी है. ये लाइन भी लिख सकते हैं आप साथ में उसी लाइन के साथ. आइडियली वी वांट सिंगल लेयर ऑफ एटम्स. Ideally we want single layer of atoms so that only one scattering occurs. इस बात का मतलब ये है कि आपकी स्कैटरिंग एक ही बार हो. अगर एक लेयर और होगी तो फिर से रिपल्शन होगा, फिर से स्कैटरिंग होगी, है ना. अगर बहुत सारी एक बात सुनो आप, अगर 1000 लेयर्स होती तो मान लो कि ये ऐसा सा रहता. एक लेयर में मान लो ये आपके न्यूक्लियस है, अगली लेयर में कहीं यहां पे होते, अगली लेयर में कहीं यहां होते. तो ऐसे करके जो एरिया, मोस्ट ऑफ द एरिया जो खाली था, वॉल्यूम खाली था, वो फिल हो जाता. आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता. तो थिन फॉयल का ये मेन पर्पस था. अगला पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट, scattered alpha particles were observed through a rotatable detector. फिर आप ये डायग्राम बना लेंगे. ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, ये गोल्ड की थिन फॉयल है, डिटेक्टर आपका वो है. ये डायग्राम बना लेंगे.
लिखूंगा मैं लिखूंगा, सिर्फ आप डायग्राम बना लें। हाँ जी बोलूं आगे, तो क्या ओनली, नेक्स्ट पॉइंट बना लें, ओनली 0.14%, ओनली 0.14%, मतलब 1% से भी कम, 0.14% पार्टिकल्स scattered by more than 1 degree, कहने का मतलब है कि यहां से पार्टिकल, मान लो यहां बना रहा हूं मैं, पार्टिकल यहां से स्कैटर होना था, तो 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर होने वाले पार्टिकल्स सिर्फ 0.14% ही थे, मतलब बहुत कम थे इसका मतलब। अगला पॉइंट लिखें, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू फॉयल without any scattering, most of the particles passed through foil without any scattering। ये फर्स्ट पॉइंट का ही एक मतलब सेम पॉइंट ही है। नेक्स्ट लिखें, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, very few particles detected at 180 degree, very few particles detected at 180 degree, that is in opposite direction, in opposite direction to the incident alpha particle beam, to the incident alpha particle beam। ठीक है, ये तीनों आपकी ऑब्जर्वेशन थी, कौन सी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ओनली फ्यू स्कैटर्ड एंड वेरी फ्यू स्कैटर्ड इन बैक डायरेक्शन, तीनों ऑब्जर्वेशन थी। इनसे जो कंक्लूजन निकला अब मैं वो लिखवा रहा हूं। इट मीन्स, ये ऑब्जर्वेशंस थे, अब आप कंक्लूजन लिखें। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द मास, most of the mass of the atom, most of the mass of the atom and its positive charge is concentrated at center, it's concentrated at center। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट से आपने डिटरमिन किया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो रदरफोर्ड ने ऐड किया अपने आप से, वो और लिखें, इलेक्ट्रॉन्स revolve around, revolve around the positive charge present at center of atom। आयुष आप लिखने रे, आता है? ठीक है, इतनी बात हमने देख लिया कि सारा चार्ज सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है चारों तरफ। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और लिख लें, कंक्लूजन हो गया, इसके वो अलग पॉइंट है, कंक्लूजन के बाद एक पॉइंट और लिखें, कंक्लूजन में काउंट नहीं होगा ये। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट, Rutherford suggested that size of nucleus is about 10⁻⁻15 मीटर।
10⁻⁻15 मीटर and size of atom is 10⁻⁻10 मीटर। उसने न्यूक्लियस के साइज का प्रेडिक्शन भी किया। ठीक है, अब देखते हैं कि उसने ये जो न्यूक्लियस के साइज का प्रेडिक्शन किया है ये किस बेसिस पे किया है। लिख लिया सारा? हम ये पहले डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए ना, फॉर हाइड्रोजन एटम डिस्कस कर रहे हैं हम। नहीं, जनरल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, जनरली कर लें। देखिए हो क्या रहा है, आप ये मान लें यहां पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। आपने अल्फा पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया है विद सम वेलोसिटी। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। जो उसका एटॉमिक नंबर होगा Z इंटू ई, वो उसके न्यूक्लियस का चार्ज होगा। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका चार्ज रहेगा। आप ये मान लो अभी जो ये अल्फा पार्टिकल है उससे बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे। तो जब आप इसको यहां से वेलोसिटी देके भेजोगे तो ग्रेजुअली वो उसका रिपल्शन में आएगा और ये v घटेगी। अगर आपकी v सफिशिएंट नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि यहां तक जाए, वेलोसिटी 0 हो, फिर वापस रिपल्शन से वापस आ जाए। आपने वेलोसिटी बढ़ा दी और आगे गया, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। हमें इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो जस्ट न्यूक्लियस को टच करके आ जाए, वो ना मौत को टच करके वापस आ गए, टच करके आना है। क्या इस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं ये बताएं। मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो क्या करना है, हमें न्यूक्लियस का साइज निकालना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की तरफ एक अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं विद सम वेलोसिटी v। हमें ऐसा करना है कि इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो टच करके आ जाए वहां पे। तो इस केस में क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं? क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स है, आपका सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv², m अल्फा का है यहाँ पे, m अल्फा। पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 क्योंकि मैंने डिस्टेंस बहुत बड़ा लिया है। इन्फिनिटी टाइप, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो आपको पता है दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 बाई r। r बहुत बड़ा होगा तो u 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, और काइनेटिक घटेगी। जब जस्ट इसके पास में पहुंच जाएगा अल्फा पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू विल बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इटसेल्फ। क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत छोटा है, हम जनरली ये मानेंगे कि वही साइज जो टच कर रहा है वही आपका साइज न्यूक्लियस का है।
जैसे इसके जब पास पहुंच जाएगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4πε0 ZE, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? 2E अपॉन R। क्या ये R ही आपको बताएगा न्यूक्लियस का साइज? हम एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम उसका ऑर्डर निकाल रहे हैं कि कितना है। तो जो डिस्टेंस सबसे ये आपको निकल के आया, ये पोटेंशियल एनर्जी में आपको दिख रहा है, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 इन दिस केस। मुस्कान ठीक चल रहा है? तो टोटल एनर्जी यहां पे और यहां पे बराबर कर देंगे, कर दें आप। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ m अल्फा v स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 ZE 2E/R। सिंप्लीफाई करेंगे, हमें R निकालना है। R इज बेसिकली 1/4πε0 Z या 2Z E स्क्वायर, ये वाला 2 सेट जाएगा, m अल्फा ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जितना वो क्लोज पहुंच सकता है उतना आपका डिस्टेंस आ गया है, या आप कहें साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको सोल्व करके z की वैल्यू जो भी गिवन एटम यहाँ पे था, e की वैल्यू पुट करके, सब पुट करने के बाद r का जो ऑर्डर आया वो 10⁻⁻15 आया। r कम्स आउट टू बी इस फॉर्मूले के ऊपर आपके कई सारे सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। यस, देखो जो हमने स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी वो वेलोसिटी हमारे एक्सप्रेशन में आ रही है ना, वो ग्रेजुअली डेफिनेटली चेंज होगी, बट इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर दें तो देखो होगा क्या। आप अगर इनिशियल वेलोसिटी उस वाली वेलोसिटी से कम देंगे तो टच करके नहीं आएगा, है ना, हमें टच कराना है। अगर उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, जैसे ही ज्यादा देंगे वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा, और न्यूक्लियर के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो बाहर वापस आएगा ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको तो इतना करना है, आप v बढ़ाते जाओ, जब तक वापस आता रहे तब तक बढ़ाते रहो। जिस मोमेंट पे आपका वापस आना बंद हो जाए उसके बाद वेलोसिटी बढ़ाना बंद कर दो, आपकी वही वो वेलोसिटी है जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप भले ही नोट बना के लिख लें कहीं पे, क्या इफ वेलोसिटी इज मोर देन द रिक्वायर्ड, if velocity is more than the required, then alpha particle will enter into nucleus. If velocity is more than required, then alpha particle will enter into nucleus, comma, attractive forces of nucleus will come into play, and particle will not come back, and particle will not come back. आप समझ में आई नहीं बात ये?
नव्या, क्लियर है बात? ठीक। तो इस तरीके से आपकी पर्टिकुलर वी ही होगी जहां पे आपका आर निकलेगा, इसका ऑर्डर 10⁻⁻15 आ जाएगा। आगे बढ़ो। लिख लिया ये? नेक्स्ट आप लिखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये न्यूक्लियस है, देखिए आप, जो आपका अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा वो वापस भी ऐसे ही आएगा, जो पार्टिकल यहां बहुत पास से जाएगा ऐसे भी आ सकता है। आप इसको दूर करेंगे, ये मैं न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा कर लिया, आप देखें जितना आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सामने होगा उतना डेविएशन स्कैटरिंग ज्यादा होगी। वापस आ गया, ये एक एंगल पे मुड़ा है, ये उससे कम डेविएट हुआ है, ये उससे कम डेविएट हुआ है, डेविएशन आपका कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका डेविएशन 0 हो जाएगा। ये रे में मैंने कोई डेविएशन नहीं दिखाया। बस यहाँ पे आपको इस टॉपिक में पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरी के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कैसे वो उनका मोशन रहेगा। एक बात और, जो बीम है सेंट्रल लाइन से उसका जो डिस्टेंस है उसको आप बी बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर आपका कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, इंपैक्ट मीटर पैरामीटर ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगी। तो आप स्कैटरिंग इज या स्कैटरिंग एंगल is inversely proportional to impact parameter। लिख लें आप, impact parameter is distance of impact parameter is distance of alpha particle beam from the axis passing through center of nucleus, from the axis passing through center of nucleus। न्यूक्लियस के थ्रू आपने एक लाइन पास कराई है, उससे कितनी दूर आपका अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है वो आपका इंपैक्ट पैरामीटर है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में ना जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए तब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होना शुरू हो गई थी, है ना। आगे जब बोर देखेंगे आप, बोर की थियरी भी क्या है, मिक्स है, क्लासिकल की भी और क्वांटम की भी, है ना। तो अभी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जब उन्होंने बता दिया कि सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है
इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो क्या वो इस रेडियस को हम निकाल सकते हैं किसी मेथड से बाय यूजिंग क्लासिकल फॉर्मूले? निकाल सकते हैं। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बिहेव लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके कारण मूव करेगा। तो अभी हमें डिराइव करना है रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। रदरफोर्ड मॉडल में भी ही ये 5 चीजें हम डिराइव करेंगे। लिख लिया था ये? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और ये हम डिराइव कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। हाइड्रोजन में अंदर भी एक ही पॉजिटिव चार्ज है, बाहर भी एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर। नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं किया है क्योंकि पता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, सेंटर की तरफ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। आप आर को कैंसिल कर दें और इस आर को एक साइड ले जाएं, बाकी सारा सामान एक साइड ले आए, तो आर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर mv स्क्वायर। दिस इज रेडियस ऑफ रदरफोर्ड ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने जो ऑर्बिट मानी उसका रेडियस ये आएगा। ये कहां से आया? दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है? चैप्टर नंबर 1, दो चार्जेस हैं, ये प्लस ही है, ये प्लस ही है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? के है। Q1 Q2 क्या? इसका भी ही है, इसका भी ही है, अपॉन आर स्क्वायर, आर इसका डिस्टेंस है। अगर सर्कल में चक्कर काट रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रही होगी वो, तो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दिया। लिख लें। आगे बढ़े। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे आपका mv स्क्वायर का टर्म सीधा बना हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर आपका यहाँ पे निकल आया है, इट विल बी 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? अगर दो चार्जेस हैं, एक प्लस ई है एक माइनस ई है, उनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो बताएं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के Q1 Q2 बाई आर। के कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आपका पॉजिटिव ई है एक माइनस ई है, बाय आर पुट करेंगे तो माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। U comes out to be minus E square 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? बस वहां पे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं और 1/2 कर दूं तो वही बन जाएगा। अगर आपको ध्यान हो ग्रेविटेशनल में हमने ऐसा किया था, है ना? अब बताएं टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी T इक्वल टू K प्लस U। 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/8 आएगी आई थिंक, माइनस 1/8। चेक करें टोटल एनर्जी यही आई क्या? ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हमने लिखा था टोटल या काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ चेक करें ठीक है क्या रिलेशन? टोटल में अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो काइनेटिक बन रही है। टोटल 2T आएगा। टाइम कितना बचा है? हो गए? एक बार देख ले हमने क्या किया आज। पहले थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल में 3 बातें देखी। क्या? मैक्सिमम पार्टिकल आपके अनडेविएटेड गए हैं, बहुत कम स्कैटर हुए हैं और बहुत उससे भी कम वापस आए हैं। तो वहां से कंक्लूड किया कि सारा पॉजिटिव पार्ट और मास और चार्ज सेंटर पे रखा है और नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग में मूव कर रहा है, ये कंक्लूड किया। और उसके बाद हमने उस पे क्लासिकल थ्योरी के फॉर्मूले लगा के रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाली। थैंक यू।